हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आप सभी के लिए एलिमेंट्री स्टैटिक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है आप सभी को बहुत सारे लगभग 200 प्लस मिलेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आप सबके लिए। तो लास्ट तक बने रहिए और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल पर बेल आइकन और सब्सक्राइब कर ज़रूर जाइए, क्योंकि मेरे चैनल पर आप सभी को ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो जो है मिलती रहेगी इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी से रिलेटेड। तो इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है इस वीडियो में, यह क्वेश्चन जो है आप सभी को जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों ही सब्जेक्ट में यह क्वेश्चंस जो हैं कॉमन मिलेंगे। तो स्टैटिक्स जो है वह मैथ, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स इन सभी जो है कि सब्जेक्ट में कॉमन अक्सर क्या है, कॉमन मिलते जुलते टॉपिक्स जो है रहते हैं। तो बस तरीका है कि इकोनॉमिक्स में थोड़ा अलग तरीके के अलग चीज़ों के लिए करते हैं और ज्योग्राफी में अलग चीज़ों के लिए, लेकिन जो मेथड होता है, जो बातें होती हैं, वह सांख्यिकी की दोनों में वही चीज़ें फॉलो होती हैं। तो आप सभी जो इकोनॉमिक्स वाले होंगे वो भी ध्यान दें और जो ज्योग्राफी वाले होंगे वो भी ध्यान दें। तो ये दोनों ही लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन वीडियो है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, सांख्यिकी के जन्मदाता कौन हैं? तो आप सभी जानते हैं कि सांख्यिकी के जन्मदाता कौन है, क्योंकि हमने सांख्यिकी के जन्मदाता को सांख्यिकी वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो यहाँ पे दिया है सांख्यिकी के जन्मदाता गॉटफ्राइड ओकेनवॉल हैं, ठीक, जिन्होंने सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट। और हाँ, आपको सांख्यिकी से रिलेटेड और ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियो चाहिए, क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। कई सारे प्लेलिस्ट बने हैं, ऑड सेमेस्टर के अलग हैं, इवन सेमेस्टर के अलग हैं। तो जो ऑड सेमेस्टर वाले हो तो ऑड सेमेस्टर में विजिट करिए और इवन में है तो इवन में विजिट करिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि स्टैटिक्स शब्द का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है यहाँ पर आप सभी बताइए किसके लिए करते हैं? तो यहाँ पर समंक के लिए करते हैं। दूसरे का ए सही हो जाएगा। तीसरा, स्टैटिक शब्द का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। तो एक वचन में किसके लिए किया जाता है? सांख्यिकी विज्ञान के लिए किया जाता है। तीसरे का बी सही हो जाएगा। चौथा है, सांख्यिकी के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है। तो सांख्यिकी के क्षेत्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो उपरोक्त सभी का किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि सांख्यिकी की रीतियाँ क्या हैं? तो सांख्यिकी की रीतियाँ समंकों का संग्रह करना, समंकों की प्रकृति का करण, समंकों का विश्लेषण करना और उपयुक्त सभी। तो 5वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। छठा है, सामान्य व्यक्ति के लिए समंक संख्याएं मात्र है। यह कथन किसका है? तो टिपेट का है और 6 का डी सही हो जाएगा। 7वां है, निम्नलिखित में समंकों की विशेषता क्या है? तो समंक संख्या में व्यक्त किए जाते हैं, समंक गणना या अनुमान द्वारा एकत्र किए जाते हैं, समंकों में एक निश्चित दर की शुद्धता होती है, उपयुक्त सभी। तो 7वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां क्या बोल रहा है कि सांख्यिकी तत्वों का समूह है। निम्न कथनों में कौन सा कथन सांख्यिकी नहीं कहलाएगा? पहला ऑप्शन है, रमा के पिता की मासिक आय 5,000 है। दूसरा है, करुणा के परिवार की औसत मासिक आय 5,000 है। और तीसरा है, सुरेश की लंबाई 70 इंच व महेश की लंबाई 65 इंच है। और चौथा है क्या? 1990 से 97 किसी देश की शुद्ध राष्ट्रीय आय 50,000 करोड़ थी, जबकि 1995 1996 यह 32 करोड़ थी।
तो अब यहाँ आप सभी को बोल रहा है कि इनमें से कौन सांख्यिकी तत्वों का समूह नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यह सांख्यिकी तत्वों का समूह नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक व्यक्ति की आय की बात की कही गई है, ना कि सभी व्यक्तियों के आय की बात कही गई है। जब तक हमें 2-3 पदों के या संख्याओं के या लोगों की बीच की तुलना करने के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं होंगे, तब तक वह सांख्यिकी या समंक नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ करुणा के परिवार की औसत मासिक आय 5,000 है, तो करुणा के परिवार में परिवार क्या होता है? लोगों का समूह होता है, तो सदस्यों का समूह होता है, तो यहाँ कई सारे सदस्य होंगे, इसलिए यह समंक या सांख्यिकी के अंतर्गत आएगा। आगे देखते हैं, सुरेश की लंबाई 70 इंच व महेश की लंबाई 65 इंच है। तो यहाँ पे दो लोगों के बीच तुलना की गई है, तो जब दो लोगों के बीच या दो से अधिक लोगों के बीच तुलना की जाए तो भी वह क्या होता है? सांख्यिकी कहलाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि सांख्यिकी एक विज्ञान नहीं एक वैज्ञानिक विधि है। कथन किसका है? तो क्रॉस्टन एवं काउंडेन का है। 9वां का डी सही हो जाएगा। 10वां है कि समंक से आशय उन आंकड़ों से है जो पर्याप्त सीमा तक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। यह कथन किसका है? तो यह यूल एवं केंडॉल का है। 11वां सांख्यिकी गणित है। सांख्यिकी गणित किसका है? तो मानव समृद्धिकरण का। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि सांख्यिकी वे तीर्ण हैं जिनमें मुझे अन्य साथियों की बातें ईंटें बनानी है। यह किसका कथन है? तो यह अल्फ्रेड मार्शल का है। 13वां है, झूठ 3 प्रकार के होते हैं, झूठ, सफेद झूठ तथा समंक। यह कथन किसका है? तो यह मार्शल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि निम्न बिंदुओं में कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये डी सही हो जाएगा। सांख्यिकी उपयुक्त सभी क्रियाओं में सहायक होती है। 15वां, निम्न परिभाषा किसकी है? सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। यह किसने कहा है? तो यह डॉक्टर बाउले का कथन है। 16वां, सांख्यिकी की यह परिभाषा निम्न में लेखकों में से कौन दी है? तो सांख्यिकी अनुमानों तथा स्वाभिव्यक्ताओं का विज्ञान है। यह किसने कहा है? तो बाडी-गंटन ने कहा है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, आंकड़ों संकलन की विधियां के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्या हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्वितीयक समंक के स्रोत होते हैं। तो द्वितीयक समंक के स्रोत जो है प्रकाशित व अप्रकाशित दोनों होते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्राथमिक समंक कौन से होते हैं? तो प्राथमिक समंक जो होते हैं वो कच्चे पदार्थ होते हैं। तीसरा है, जब अनुसंधान क्षेत्र सीमित हो तो समंक एकत्र करने की कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो कच्चे पदार्थ जो होती है। अनुसंधान क्षेत्र जो है बहुत ही छोटा है और बहुत ही सीमित है, तो हम कच्चे पदार्थ से भी अपना जो है सांख्यिकी मतलब आंकड़ों का गणना हम कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान प्रणाली निम्न के लिए उपयोगी है। तो निम्न के लिए उपयोगी है, तो उपयुक्त तो कोई भी हो सकता है। ठीक। 5वां है, जिस अनुसंधान में उच्च स्तर की शुद्धता की आवश्यकता हो वहाँ किस स्रोत से समंक प्राप्त करने चाहिए? तो किस स्रोत से करने चाहिए? तो यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर उपयुक्त भी कोई भी नहीं। 6वां है, जब अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत हो तो कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष मौलिक अनुसंधान उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन सी विधि द्वितीयक समंक एकत्र करने की नहीं हो सकती? तो कौन सी विधि नहीं हो सकती? तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। 7वें का सी सही हो जाएगा। 8वां है, सरकार द्वारा नियुक्त संस्था द्वारा एकत्रित आंकड़े किस विधि के अंतर्गत आते हैं? तो किस विधि के अंतर्गत आते हैं? तो उपयुक्त में से किसी भी विधि के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर क्या? तो नेक्स्ट चैप्टर हम आएंगे अब वर्गीकरण तथा सारणियन। तो यहाँ पर जो है खंडित चरों जो बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि खंडित चरों के लिए अधिक उपयोगी वर्गांतर क्या होता है? तो समावेशी वर्गांतर अधिक उपयोगी होता है।
जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग क्या कहलाते हैं, तो समावेशी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन सा एक सांख्यिकी सारणी का प्रकार नहीं है, तो चिन्हित जो होता है वो सांख्यिकी सारणी का प्रकार नहीं होता है। चौथा प्रश्न है कि वर्गीकरण के अंतर्गत समंकों को व्यवस्थित किया जाता है, तो कैसे किया जाता है, संबंधित तथ्यों के समूह को विभिन्न वर्गों में करके वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका, एक सारणी में स्तंभ शीर्षक क्या कहलाते हैं, तो उपशीर्षक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया यहाँ पर असमान वर्गांतर वाले आवृत्ति वितरण का आयत चित्र बनाने के लिए क्या महत्व होता है, तो ऊंचाई और चौड़ाई दोनों महत्व होती है। तो पहले का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, एक अपवर्जी श्रेणी में क्या बोल रहा है कि एक अपवर्जी श्रेणी में क्या होना चाहिए, ऊपरी सीमा को निकाल दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वर्गीकृत समंकों के सारणियन में आवृत्तियों का होना आवश्यक होता है, तो तीसरे का ये सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, आवृत्ति बहुभुज से आप क्या समझते हैं, तो आवृत्ति बहुभुज मध्य बिंदुओं के आधार पर बनाया गया अनेक भुजाओं वाला ज्यामिति चित्र होता है, तो चौथे का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संचयी आवृत्ति चित्र क्या है, तो संचयी आवृत्ति चित्र वर्गांतरों की ऊपरी सीमाओं को एक्स अक्ष पर तथा संचयी आवृत्तियों को कोटि अक्ष पर अंकित करके बना वक्र ही क्या होता है, संचयी आवृत्ति चित्र होता है। छठा प्रश्न है, संचयी आवृत्ति का वक्र क्या उपयोगी है, संचयी आवृत्ति का वक्र क्या उपयोग है, उसका उपयोग पूछ रहा है, तो छठे का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, माध्यिका का ज्ञान कराता है। सातवां प्रश्न है, बिंदु रेखी प्रदर्शन के लिए क्या उपयोगी है, तो बिंदु रेखी प्रदर्शन के लिए स्थिति माध्यों का निर्धारण, काल श्रेणी का प्रदर्शन, आवृत्ति बटन का प्रदर्शन और डी इनमें से सभी, इन सभी का क्या होता है, उपयोग होता है। आठवां प्रश्न है, बिंदु रेखी चित्रों की सीमा है, तो बिंदु रेखी चित्रों की सीमा क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समंकों की शुद्धता का आभास नहीं होता है। नवा प्रश्न है, अविच्छिन्न श्रृंखला में संख्याओं और उनसे संबंधित आवृत्तियों को प्रस्तुत करने वाले चित्र को क्या कहते हैं, तो रेखा आवृत्ति चित्र कहते हैं। नवा का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दसवां क्या बोल रहा है, आवृत्ति बहुभुज का निर्माण निम्न प्रकार की श्रृंखला में किया जाता है, तो किस श्रृंखला में किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विच्छिन्न एवं अविच्छिन्न दोनों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट चैप्टर आ गए हम। अब बोल रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात मापदंड का प्रतिनिधित्व करता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे है यहाँ पे अनुपातिक मापदंड क्या होता है कि जब एक का वर्ग हम करेंगे तो 2 आए, 2 का वर्ग करें तो 4, 4 का वर्ग करें तो 8, और मतलब इसमें क्या है कि आगे बढ़ता चला जा रहा है, अंतर जो है वह जितने का हो रहा है। ठीक, आगे देखते हैं, ये जो अनुपातिक मापदंड है इसमें हम सब में क्या है 2-2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें आगे की संख्या जो है वह प्राप्त हो रही है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा वो प्रश्न क्या है कि घन है, घन क्या होता है, तो घन एक त्रिविस्तारी चित्र होता है, दूसरे का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंदु रेखा एवं चित्र उपकरण है, तो बिंदु रेखा एवं चित्र उपकरण कैसा है, तो वह समंकों के प्रस्तुतिकरण के लिए उपयोगी है, तो तीसरे का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विविस्तारी चित्र है, तो यहाँ पे द्विविस्तारी चित्र पूछ रहा है, तो आयत जो होता है वह द्विविस्तारी चित्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द्विविस्तारी चित्र में ध्यान रखा जाता है, तो द्विविस्तारी चित्र में किसका ध्यान रखा जाता है,
तो ऊंचाई और चौड़ाई दोनों का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे निरपेक्ष कथन अधिकांश लोगों के लिए प्रेरणात्मक नहीं होते हैं। दूसरा है द्विविस्तारी चित्र राहत चित्र भी कहलाते हैं। तीसरा है घन द्विविस्तारी चित्र है। तो ये क्या है, घन द्विविस्तारी नहीं, घन त्रिविस्तारी चित्र होता है, इसलिए यह कथन सत्य है, अरे सॉरी असत्य है ना, रॉन्ग है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, माध्य संख्या जो है किसे कहते हैं, माध्य संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या को हम माध्य संख्या कहते हैं। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट दिया है कि समांतर माध्य क्या है। तो पदों का समांतर मूल्य जो होता है वह समांतर माध्य क्या है, पदों का औसत मूल्य जो होता है वह समांतर माध्य कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरे का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ आपको दिया है कि समांतर माध्य जो है निम्न सूत्र किसमें प्रयुक्त किया जाता है। समांतर माध्य का निम्न सूत्र किसमें प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे आप सभी को दिया हुआ है ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये जिसको चित्र बोल रहा है, अरे सूत्र। ठीक, यहाँ पे अब आपको बताना है कि यह सूत्र जो है वह किसको प्रयुक्त करता है। तो उपयुक्त व्यक्तिगत श्रेणी लघु रीति को प्रस्तुत करता है। तो तीसरे का सी सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, समांतर माध्य सदैव समंकमाला में से क्या होता है, समंकमाला में नहीं होता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, मध्यक क्या है। तो मध्यक जो होता है वह मध्य पद का मूल्य होता है। तो मध्यक जो होता है किसी भी पदमाला में उसका मध्य मूल्य होता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न समंकों में माध्यिका क्या है। तो पहले ये जो समंक है, यह समंक जो है वह आरोही क्रम में एक क्रम में लगे हुए हैं। इसे हमें आरोही या अवरोही करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही है। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि कितनी पदों की संख्या कितनी है, 7 है। तो 7 जो होता है यह विषम होता है। तो विषम के लिए हम n+1/2 का यूज करते हैं मीन निकालने की, माध्यिका निकालने के लिए। और जब सम रहता है तो n/2 का यूज करते हैं। फिर से देखते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर दिया है कि क्या है, यह पदमाला है। ठीक, और आरोही क्रम में है, ये इसको क्रम में करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही एक क्रम में है। तो यहाँ विषम पदों के लिए हम क्या करते हैं, n+1/2 का फॉर्मूला का यूज करते हैं विषम पदमाला के लिए, खंडित श्रेणी के लिए ना, व्यक्तिगत खंडित श्रेणी के लिए करते हैं। तो अब यहाँ अगर सम आए तो सम के लिए हम n/2 करते हैं। तो अब देखिए यहाँ कितनी संख्याएं हैं, 7 हैं। तो विषम है तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 8 में को काटेंगे 2 से तो 4 आएगा। तो 4 जो है, यह 4 चौथे स्थान की जो पदमाला में चौथे स्थान की जो संख्या है वही क्या है, माध्यिका है। तो काउंट करें 1 2 3 4। तो चौथे नंबर पे क्या है, 13 है। तो समंकों में माध्यिका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम पदों को क्या किया जाता है, आरोही क्रम में रखा जाता है, अवरोही क्रम में रखा जाता है। उपयुक्त कोई भी, उपयुक्त मतलब जो ऊपर के ये दोनों ऑप्शन है इनमें से कोई भी कर सकते हैं। तो 7वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, 5 व्यक्तियों की मासिक आय 500 रुपये है। तो एक व्यक्ति की मासिक आय और औसत आय क्या होगी। तो 500 को हम 5 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 100 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थित का माध्य है। तो कौन सा स्थित का माध्य है, यहाँ पर देखेंगे तो माध्यिका जो है स्थित का माध्य है। 10वां प्रश्न है, तैयार कपड़ों के माध्यक आकार के लिए निम्नलिखित माध्यों में से कौन सा अधिक उपयोगी होगा। तो भीष्टक या बहुलक अधिक उपयोगी होगा। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस।
आगे यहाँ पे अब दिया है अपकिरण वाले चैप्टर से दिया हुआ है, जिसमें हम माध्य विचलन को पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि समान माध्य से प्रत्येक पदों के विचलनों का माध्य क्या कहलाता है। तो ये अपकिरण का माप कहलाता है। पहला का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अपकिरण मापने की विधि नहीं है। इनमें से कौन सी विधि नहीं है? तो विस्तार विधि है, प्रमाप विचलन भी है और माध्य विचलन भी है। अगर आप सभी को इस विचलन को डिटेल में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट के एलिमेंट्री स्टैटिक्स में चैप्टर अपकिरण वाला चैप्टर है, उसमें आप सभी को पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। और जो ये दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है ए, यह सही होगा, क्योंकि अपकिरण मापने की विधि नहीं पूछा है तो माध्य का नहीं है। तीसरा प्रश्न है माध्य विचलन के लिए कौन सा माध्य उचित है? माध्य विचलन के लिए तो यहाँ पर हम देखेंगे कि माध्य विचलन के लिए कौन सा माध्य उचित है। तो बी जो है माध्य का वह उचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा, माध्य विचलन कहलाता है। तो माध्य विचलन क्या कहलाता है? प्रथम घाती कहलाता है। प्रश्न 5 है माध्य विचलन में धन और ऋण चिन्हों को किसमें रखा जाता है, व्यक्त किया जाता है? तो इनमें से किसी में भी नहीं किया जाता। प्रश्न 6 है प्रमाप विचलन अपकिरण का निरपेक्ष माप होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रमाप विचलन को तुलनीय बनाने के लिए बदला जाता है। तो किसमें बदला जाता है? यहाँ पर देखेंगे तो प्रमाप विचलन को गुणांक में बदला जाता है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है प्रमाप विचलन गुणांक कैसे ज्ञात किया जाता है? तो प्रमाप विचलन गुणांक बराबर प्रमाप विचलन बटे माध्य किया जाता है। तो 8वें का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आ गया विषमता की व्याख्या वितरण का प्रयोग किसमें होता है, देखेंगे हम। तो यहाँ बोल रहा है कि विषमता की वितरण का प्रयोग, पहला ऑप्शन दिया है सममित, दूसरा है असममित, तीसरा है दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो विषमता की व्याख्या वितरण के लिए इन दोनों का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा पहला का। दूसरा प्रश्न है कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक निम्न में से किसको ध्यान नहीं देता? तो किसको ध्यान नहीं देता? तो माध्य विचलन को ध्यान नहीं देता। तो दूसरे का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाउले का विषमता गुणांक किसको ध्यान नहीं देता है? तो किसको ध्यान नहीं देता है? तो इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा है कि कार्ल पियर्सन विषमता गुणांक का सूत्र है। तो कार्ल पियर्सन विषमता गुणांक का क्या सूत्र है? तो यहाँ थर्ड वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, 3 ब्रैकेट में x माइनस m अपॉन SD। SD क्या है? मानक विचलन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बाउले के विषमता गुणांक का सूत्र क्या है? तो बाउले के विषमता गुणांक का सूत्र क्या होता है आगे देखेंगे हम यहाँ पर। ठीक, तो बाउले के विषमता गुणांक का सूत्र होता है 5वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, ये होता है, ध्यान से याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कैले का विषमता गुणांक आधारित होता है। कैले का विषमता गुणांक आधारित है, किस पर आधारित है? शतमक पर आधारित है। ठीक, आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे हम कोरिलेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, सेंट्रल टेंडेंसी के बाद कोरिलेशन वाला चैप्टर भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, उसके बाद जो निर्देशांक सूचकांक है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर काल श्रेणी जो है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आप सबके लिए। तो अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हम सभी सहसंबंध में क्या दिया है कि सहसंबंध में परिवर्तन किस प्रकार होता है। तो सहसंबंध में किस प्रकार होता है? तो ऑप्शन ए है और ऋणात्मक भी होता है, बी है धनात्मक भी होता है और सी है उपयुक्त दोनों में से कोई भी। तो जो सहसंबंध का
परिवर्तन है, दोनों तरीके से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उपयुक्त दोनों में से कोई भी हो सकता है। दूसरा प्रश्न है कि यदि x तथा y दोनों श्रेणियों में एक साथ ही दिशा में परिवर्तन होता है तो उसे किस तरह का सहसंबंध कहते हैं? तो उसे हम क्या कहेंगे? धनात्मक सहसंबंध कहेंगे। आगे नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा है, जब x तथा y दोनों श्रेणी में विपरीत दिशाओं में परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम उपयुक्त में से कोई भी कहेंगे। ऑप्शन ए है ऋणात्मक सहसंबंध कह सकते हैं, ऑप्शन बी है धनात्मक सहसंबंध कह सकते हैं। ठीक, आगे नेक्स्ट देखते हैं। चौथा क्या बोल रहा है कि जब दो पदमालाओं का परिवर्तन एक दिशा में हो किंतु समान अनुपात में न हो तो सहसंबंध कहा जाएगा। तो कैसा सहसंबंध कहा जाएगा? तो 0 तथा 1 के मध्य जो है वह सहसंबंध कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यदि दो समंकमालाओं में परिवर्तन विपरीत दिशा में और समान अनुपात में हो तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम आगे ऑप्शन दिया है, देखते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि जब दो चरों में विचरण अथवा परिवर्तन का अनुपात स्थित रहता है तब क्या कहलाता है? तब वह क्या कहलाता है? रेखीय सहसंबंध और अरेखीय सहसंबंध दोनों कहलाता है। तो छठे का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, दो चरों में उच्च स्तर का सहसंबंध होता है यदि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, r बराबर 0.5 से अधिक किंतु 0.75 से कम। 8वां प्रश्न है, रैंक कोरिलेशन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो 8वें का सी सही हो जाएगा। 8वें का सी होगा, r बराबर n+6 समेशन d स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 है। 9 क्या बोल रहा है कि संभाव्य विभ्रम होता है। संभाव्य विभ्रम क्या होता है? तो प्रमाप विभ्रम का 6, 7, 5, 3 क्या आता है? यह संभाव्य विभ्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 10वां दिया है कि सहसंबंध गुणांक की सीमा का निर्धारण किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? तो बी ऑप्शन से होगा, r प्लस या माइनस ऐसी द्वारा। आगे नेक्स्ट है 11वां है, सहसंबंध गुणांक का मूल्य है। सहसंबंध के गुणांक का मूल्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1 या 1 से कम होता है। 12वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 10 पिताओं का तथा 10 पुत्रों की ऊंचाई का सहसंबंध गुणांक 0.75 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि निम्न सूत्र सहसंबंध गुणांक की किस रीति के लिए है? तो किस रीति के लिए है? यहाँ पे आप सभी को ये फॉर्मूला दिया हुआ है। इस फॉर्मूला को बताना है कि यह किस रीति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रत्यक्ष रीति, परोक्ष रीति, लघु रीति और डी है उपरोक्त सभी। तो 13वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लघु रीति के लिए इस सहसंबंध गुणांक का हम प्रयोग करते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि चर मूल्यों से स्वतंत्र मूल्यों को कहा जाता है। तो चर मूल्यों से स्वतंत्र चर मूल्यों को क्या कहते हैं? तो आधार श्रेणी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जब 2 से अधिक चर मूल्य होते हैं परंतु केवल 2 चरों के बीच सहसंबंध मालूम किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम आंशिक सहसंबंध कहते हैं। 16वां प्रश्न है, आंशिक सहसंबंध का गुणांक का प्रतीक क्या होता है? तो r 12.3 यह जो होगा इसका प्रतीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गए हम निर्देशांक।
निर्देशांक यह चैप्टर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, तो इसे भी आप सभी ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि निर्देशांक से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे आप सभी निर्देशांक से क्या समझते हैं यहाँ पर बताइए जरा। तो ऑप्शन दिया है, पहला आंकड़ों से एकत्र करने की विधि, दूसरा तुलनात्मक अध्ययन की विधि, तीसरा निरपेक्ष अध्ययन की विधि और चौथा है उपयुक्त सभी। तो पहले का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निर्देशांक जो है वो तुलनात्मक अध्ययन की विधि होती है। दूसरा प्रश्न है, जब निर्देशांक यह बताता है कि कीमतें बढ़ रही हैं तो इसका क्या तात्पर्य होगा। तो इसका क्या तात्पर्य होगा, औसत कीमत होगा। आगे तीसरा है, निर्देशांक सदैव किस रूप में होता है। तो निर्देशांक सदैव सापेक्ष रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आधार वर्ष क्या बोल रहा है कि आधार वर्ष का निर्देशांक सदैव कैसा होता है। तो सदैव 100 होता है। पांचवा प्रश्न है, निर्देशांक को कहा जाता है। निर्देशांक को क्या कहते हैं हम लोग। तो इसे हम निर्देशांक को आर्थिक वायु मापक यंत्र कहते हैं। छठा प्रश्न है कि निर्देशांकों की रचना के लिए कौन सा माध्य सर्वश्रेष्ठ है। तो कौन सा माध्य सर्वश्रेष्ठ है, गुणोत्तर माध्य सर्वश्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक अच्छा सूचकांक वह है जो निम्न परीक्षणों को संतुष्ट करता है। तो कौन से परीक्षण होते हैं, इकाई परीक्षण, समय उत्क्रमणीयता परीक्षण, सी है तत्व उत्क्रमणीयता परीक्षण और डी है उपयुक्त सभी। तो 7वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 8वां प्रश्न है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आठवां प्रश्न है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या करता है कि वह जीवन यापन व्यय में मदद करता है। 9वां प्रश्न है, फीचर का सूचकांक आदर्श सूचकांक कहलाता है क्योंकि यह उत्क्रमणीयता परीक्षण को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 10वां है, सामान्य मूल्य निर्देशांकों के निर्माण में किन वस्तुओं के मूल्यों को सम्मिलित किया जाता है। तो किन वस्तुओं के मूल्यों को सम्मिलित करते हैं हम, प्रतिनिधि वस्तुओं के मूल्यों को सम्मिलित करते हैं। 11वां है, निर्देशांक किन वस्तुओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए। निर्देशांक में किन वस्तुओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है गुण में प्रमाप और समानता, लोकप्रिय और प्रतिनिधित्व, उपयुक्त सभी। इन सभी को क्या है, प्रयुक्त करना चाहिए। 12वां प्रश्न है, आधार वर्ष का चुनाव करने की कौन सी रीति प्रचलित है। तो कौन सी रीति प्रचलित है, तो उपयुक्त सभी। ये सभी रीतियां जो है प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13वां प्रश्न क्या है। 13वां प्रश्न बोल रहा है कि कीमत सापेक्ष अर्थात आर का सूत्र क्या है। यदि P1 वर्तमान कीमत और P0 आधार वर्ष की कीमत है तो इसका सूत्र क्या होगा। तो इसका सूत्र बी होगा, आर बराबर P1/P0 गुणे 100। आगे देखते हैं 14वां प्रश्न है, स्थिर आधार वर्ष एक क्या होता है, सामान्य वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि निर्देशांक की श्रृंखला आधार रीति का क्या सूत्र है। तो निर्देशांक की श्रृंखला आधार रीति का क्या सूत्र है, हम यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पे आधार सूत्र बी ऑप्शन सही होगा, वर्तमान वर्ष की कीमत बटे पिछले वर्ष की कीमत गुणे 100 जो होता है। P1 जो होता है वह वर्तमान वर्ष की कीमत और P0 जो होता है पिछले वर्ष की कीमत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देते हैं, फिशर के आदर्श निर्देशांक का सूत्र क्या है। तो फिशर के आदर्श सूचकांक का सूत्र जो होता है वह ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ से यहाँ तक है, ठीक, ये ऑप्शन नंबर डी है। रूट में समीशन P1 Q0 अपॉन समीशन P0 Q1 गुणे समीशन P1 और Q1 अपॉन समीशन P0 और Q1 गुणे 100। तो ये होता है रूट में जो होगा, यह फिशर के आदर्श निर्देशांक का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, आप सभी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 17वां है कि
17वां क्या बोल रहा है कि पाश्चर्य का निर्देशांक का सूत्र क्या है। तो पाश्चर्य के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम काल श्रेणी से देखेंगे, काल श्रेणी से क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पे दूसरा दिया है कि काल श्रेणी का विश्लेषण करता दीर्घकालीन प्रवृत्ति मापना चाहता है। तो यह कैसे होता है, तो यहाँ पे देखेंगे हम कि भविष्य में अनुमान लगाने के लिए विश्लेषणकर्ता दीर्घकालीन प्रवृत्ति को मापता है। नेक्स्ट थर्ड है, काल श्रेणी में एक ही वर्ष के अंदर होने वाले नियमित अल्पकालीन उतार चढ़ाव को कहते हैं। तो नियमित अल्पकालीन उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, तो तीसरे का क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मौसमी विचरण के लिए। चौथा प्रश्न है, आर्थिक क्रियाओं में लगभग एक साथ आने वाली प्रसार और संकुचन की तरंगों को क्या कहते हैं, तो व्यापार चक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि किसी भी काल श्रेणी का विश्लेषण करके उसके नियमित परिवर्तनों अल्पकालीन परिवर्तनों आदि को समाप्त करने के बाद जो भी परिवर्तन शेष रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम दैव उच्चावचन कहते हैं। छठा प्रश्न है, अपनति निर्धारित करने की चल माध्य रीति उन दशाओं में उपयोगी है जबकि अपनति अरेखीय हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि चक्रीय उच्चावचन की अवस्थाएं हैं। तो चक्रीय उच्चावचन की क्या अवस्थाएं होती हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं। 8वां प्रश्न दिया है, यहाँ पे फिलअप करना है। 8वां प्रश्न जो है वो आपको खाली जगह जो भरना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे खाली जगह जो भरना है इसमें क्या होता है। तो 8वें प्रश्न को हम खाली जगह इसमें भरेंगे। तो पहला 8वें का पहला दिया है, दीर्घकालीन में किसी तत्व के घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, तो अपनति कहते हैं। यहाँ दो ऑप्शन दिए हैं, तो अपनति यहाँ पे फिल करेंगे हम। नेक्स्ट है दूसरा है, काल श्रेणी में एक ही वर्ष के अंदर आने वाली नियमित उतार चढ़ाव को हम क्या कहते हैं, तो मौसमी विचरण कहते हैं। तो ये मौसमी विचरण हम इसमें फिल करेंगे। तीसरा है, होली के त्यौहार के समय रंगों की बिक्री में काम आने वाली तेजी को हम क्या कहेंगे, तो आकस्मिक विचरण इसको कहेंगे। आकस्मिक विचरण मतलब कि अचानक से जो है वह बाजार में जो है बिक्री जो है वह बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे आप सभी को सत्य या असत्य बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर दिया है कि क्या बोल रहा है, 9वां क्वेश्चन बोल रहा है कि पहला आकस्मिक परिवर्तन एक निश्चित समय अवधि पर होते हैं। तो यह गलत है। हाँ, यह निश्चित समय अवधि पर नहीं होते, ये अचानक से किसी भी समय हो सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, वे परिवर्तन जिनमें नियमितता होती है मौसमी परिवर्तन कहलाते हैं। ये भी असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा है, फसल कटाई के समय रोजगार में वृद्धि एक मौसमी परिवर्तन है। तो यह क्या है, यह सत्य है, क्योंकि फसल की कटाई है मौसम पे आधारित होती है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर फिल इन द ब्लैंक करना है। 10वां प्रश्न फिर से भरना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। 10वें का पहला दिया है कि चल माध्य का प्रयोग किसके लिए होता है, तो अपनति मालूम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है दूसरा, यदि चल माध्य हेतु चुनी गई अवधि वास्तविक उच्चावचन की अवधि के लगभग निकट हो तो चल माध्यों द्वारा प्राप्त मूल्यों में उच्चावचन क्या होगा, न्यूनतम होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, काल श्रेणी शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि श्रृंखला काल दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अब प्रतिगमन चैप्टर से हम आएंगे, देखेंगे प्रतिगमन चैप्टर। तो इसमें पहला चैप्टर दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिगमन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सांख्यिकी में किसने किया, तो किसने किया, सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आप सभी को जितने भी ये क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ये सभी क्वेश्चंस के चैप्टर जो हैं एलिमेंट्री स्टैटिक्स प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, वहाँ पे आप सभी जाके डिटेल में देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रतिगमन शब्द सर फ्रांसिस गाल्टन ने सर्वप्रथम कब प्रयोग किया था? तो कब प्रयोग किया था? तो 1877 में किया था। दूसरे का ये सही हो जाएगा। तीसरा है प्रतिगमन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो प्रतिगमन शब्द का अर्थ होता है पीछे लौटना। चौथा प्रश्न है दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ हमें, आप क्या दिया हुआ है देखिए यहाँ पे हमें क्या कुछ मान दिए हुए हैं और इस मान का सॉल्यूशन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, r बराबर 0.8 है और सिग्मा एक्स बराबर स्मॉल सिग्मा एक्स बराबर 4 है। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है, बस क्या करना है, स्मॉल सिग्मा एक्स वाई को हम आपस में क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि 0.64 प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि y का x पर तथा x तथा y पर प्रतिगमन समीकरण क्रमशः 6y बराबर 5x प्लस 90 तथा 15x बराबर एक्स वाई प्लस 130 है। तो y का मान क्या होगा? तो यहाँ पे हम फॉर्मूला में क्या करेंगे, यहाँ पे आप सभी जो दिया हुआ है समीकरण, उस समीकरण में हम मान रख कर आंसर लाएंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा, क्या आएगा, 40 आएगा। छठा है जब प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तो सहसंबंध कैसा होता है? तो सहसंबंध जो होता है वो शून्य होता है। सातवां है यदि एक प्रतिगमन गुणांक ऋणात्मक हो तो दूसरा गुणांक होगा, तो दूसरा गुणांक कैसा होगा? तो वह ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि y का x पर प्रतिगमन समीकरण यह है तो बी वाई एक्स का मान क्या होगा? तो बी वाई एक्स का जो मान है वह 1/6 होगा। नवा प्रश्न है साधारण प्रतिगमन रेखाएं होती हैं तो साधारण प्रतिगमन रेखाएं कितनी होती हैं? 2 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समग्र अनुसंधान का उपयोग जिस क्षेत्र में होता है उसे हम क्या कहते हैं? समग्र अनुसंधान का जो प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते यहाँ पे मिट गया है ये, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा प्रश्न है न्यायादर्श के आधार पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो किसका प्रभाव, अच्छा हाँ ये सभी पहला जो है ना ये ऑल ऑफ दिस है, पहला जो है यह ऑल ऑफ दिस है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि समग्र अनुसंधान का उपयोग जिस क्षेत्र में होता है वह क्या होता है? जनगणना में होता है, आयात निर्यात में होता है, उत्पादन गणना में होता है और उपयुक्त सभी, ये सभी में होता है। दूसरा प्रश्न है न्यायादर्श के आधार पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुसंधान स्थान का। तीसरा प्रश्न है स्तरित निदर्शन है तो स्तरित निदर्शन कैसा होता है? दैव निदर्शन और सविचार निदर्शन दोनों होता है, तो सी सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है कि निदर्शन की सबसे अच्छी विधि दैव निदर्शन है क्योंकि यह क्या होती है? इकाइयों का चुनाव पक्षपात को मुक्त रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या दिया है कि उपकल्पना एक ऐसी मान्यता है जिसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए परीक्षा की जा सकती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वह गुडे तथा हॉट का है। दूसरा प्रश्न है उपकल्पना के प्रकार हैं तो उपकल्पना के 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
थर्ड और ये लास्ट चैप्टर था। तो किसने कहा है कि उपकल्पनाओं का निर्माण तथा सत्यापन करना ही वैज्ञानिक अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य होता है? तो किसने कहा था? तो यहूदा व कुक ने कहा था। चौथा प्रश्न है, उपकल्पना का स्रोत क्या होता है? तो उपकल्पना का स्रोत जो होता है व्यक्तिगत अनुभव, समरूपताएं, वैज्ञानिक सिद्धांत, ये सभी होते हैं। तो चौथा का डी सही हो जाएगा। तो हम ये पूरे टोटल क्वेश्चंस थे। अब हमने पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चंस तो देख लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।